हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑन लॉ गेट प्रिपरेशन। हमारे पास लॉ गेट जो प्रिपरेशन है उसके अंदर लेक्चर नंबर 6 है और इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है। और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास सेक्शन सीपीसी के सेक्शन जो है हमारे पास 15 to 20। एक बात जहन में रखें, हमारे पास है सीपीसी जो सेक्शन है सीपीसी के सेक्शन 15 to 25, ये हमारे पास बात करता है ज्यूरिसडिक्शन की, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक ज्यूरिसडिक्शन हमारे पास होती है पिक्यूनरी एंड सेकेंड वन हमारे पास होती है टेरिटोरियल, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें कहाँ तक डिस्कस करना है, सेक्शन 15 से लेकर 25 तक हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है सीपीसी, मगर हमारे पास सिलेबस में जो दिया गया है वो 25 नहीं बल्कि हमारे पास 20 है। 15 to 20 डिस्कस करना है। तो पहले हम आज डिस्कस करेंगे हमारे पास सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 15 पहले मैं आपको बता दूं, सेक्शन 15 हमारे पास बात करता है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की, ठीक है। सेक्शन 15 की बेयर रीडिंग कर लूँ मैं आपको। आप एक बात और भी जहन में रख लें, हमारे पास सेक्शन 15 to 20 वैसे तो 25 तक है, मगर हमारे पास सिलेबस में 15 to 20 दिया गया है तो हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है प्लेस ऑफ सुइंग, प्लेस ऑफ सुइंग मीन्स आप सूट कहाँ फाइल करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हमारे पास ये बात करता है। थोड़ा लेंदी है पर थोड़ा इंटरेस्टेड भी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ी सी बातें जहन में रखनी है कि हमारे पास सेक्शन 15 किसके बारे में है, सेक्शन 16 किस चीज़ के बारे में है, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 ये हमारे पास किस चीज़ के बारे में डील करता है। सेक्शन 15 हमारे पास डील करता है कोर्ट, कोर्ट इन विच suit to be instituted, ठीक है। अब हमारे पास सेक्शन 15 कहता है कि कोई भी सूट कहाँ दाखिल होगा, कहाँ उसकी इंस्टीट्यूशन होगी, ठीक है, कहाँ होगी। अब हमारे पास इसकी बेयर रीडिंग है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। अब हमारे पास सीपीसी की सिविल सूट में हायरार्की होती है, ठीक है। हायरार्की में समझते हैं आप, हायरार्की मीन्स लोएस्ट टू हाईएस्ट, मीन्स लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट एक हायरार्की है। हमारे पास सिविल मैटर का नेचर, सिविल नेचर का जो भी मैटर होगा हमारे पास कहाँ फाइल होगा, पहले सबसे पहले वो लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में फाइल होगा। लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास सिविल कोड को ज्यूरिसडिक्शन है हमारे पास 50,000, हमारे पास 50,000 तक या फिर 50,000 से ज़्यादा जो भी हमारे पास मैटर है वो सिविल कोड को ज्यूरिसडिक्शन है और हमारे पास वो सिविल सीनियर जज के पास है वो इंस्टीट्यूशन होगा। मीन्स इसका कहने का मतलब सेक्शन 15 कहता है कि हमारे पास जो भी सिविल नेचर के मैटर हैं वो लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में फाइल होंगे। कहाँ पर होंगे, लोएस्ट ग्रेड कोर्ट, ठीक है। एक इसका नाम और भी आ जाता है हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, having competent to try the suit, having the jurisdiction to competent for the try of the suit,
ये बात भी जहन में रखनी है कि जो कोर्ट लोएस्ट ग्रेड की है उसके पास उस केस को सुनने की जुरिडिक्शन है या नहीं है। आ रही बात समझिए। कम से कम फॉर एग्जांपल हम सीनियर सिविल जज की बात करते हैं, सीनियर सिविल कोर्ट की, तो उसके पास कम से कम 50,000 की पिक्यूनरी जुरिडिक्शन होनी चाहिए, तब भी जाके उसकी जुरिडिक्शन बनती है। अब हमारे पास सेक्शन 16 में आ जाते हैं। हमारे पास सेक्शन 16 किस चीज़ के बारे में डील करता है? सेक्शन 16 भी हमारे पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। ये बात आप जहन में रख लें। हमारे पास जुरिस्डिक्शन कितने टाइप्स की हैं? हमारे पास जुरिस्डिक्शन 2 टाइप्स की हैं। एक जुरिस्डिक्शन हमारे पास पिक्यूनरी, ठीक है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मीन्स जो पैसों से मुतालिक हो। आ रही बात समझिए, 50,000, 60,000, 70,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होगी। 10,000, 5,000 पैसों से मतलब मुतालिक, ठीक है। और हमारे पास टेरिटोरियल मीन्स हदूद से, मीन्स हदूद डिटरमाइन हो हमारे पास, ठीक है। आ रही बात समझ में? हमारे पास बॉर्डर डिटरमाइन हो, वहाँ पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहलाएगी। अब हमारे पास सेक्शन 16 है। सेक्शन 16 हमारे पास क्या कहता है? सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। आ रही है बात हमारा समझ में आपको? जहाँ की बात आ रही है सब्जेक्ट मैटर की। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है ये आपको समझना चाहिए। जो भी केस आप फाइल कर रहे हैं, ठीक है, आपका काज ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, वो काज ऑफ एक्शन से हटकर काज ऑफ एक्शन किस चीज़ पर है, ठीक है, आपका झगड़ा किस चीज़ पर है, झगड़ा क्यों है, वो हो गया काज ऑफ एक्शन। झगड़ा किस लिए हुआ, वो झगड़ा हमारे पास हो गया काज ऑफ एक्शन, ठीक है। झगड़ा की कैसे हुआ, वो भी हमारे पास काज ऑफ एक्शन हो गया। झगड़ा किस चीज़ पर हुआ, झगड़ा किसके लिए हुआ, वो हमारे पास सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल 2 पार्टियां हमारे पास ए और बी, ठीक है, ए और बी हमारे पास पार्टी है। इन दोनों के बीच हमारे पास एक हाउस है। इनको लेकर इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट था। ए कहता है कि ये घर मेरा है और बी कहता है कि ये घर मेरा है, ठीक है। तो फिर अब हमारे पास ये घर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट मैटर हो गया। अब हमारे पास सेक्शन 16 कहता है कि सूट वहाँ दाखिल होगा जहाँ पर वो घर मौजूद होगा, मीन्स जहाँ पर वो प्रॉपर्टी मौजूद होगी, उस हमारे पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी कोर्ट आएगी, ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट, वहीं वो सूट फाइल होगा। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसका एक सब सेक्शन सी है, ठीक है। वो कहता है हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास कंपनसेशन की बात करता है। चार्ज किसी चीज़ पर हो या कुछ भी हो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, तो फिर वो सूट वहीं फाइल होगा जहाँ पर डिफेंडेंट रहता हो। आ रही बात समझ में? इसके बाद हम चलते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 17 पर। सेक्शन 17 कहता है सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट within jurisdiction of different courts। अब हमारे पास सेक्शन 17 भी ये बात कर रहा है कि हमारे पास कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जो कि हमारे पास कहाँ हो, सिचुएट विदिन, हमारे पास कहाँ हो, डिफरेंट, विदिन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, मुख्तलिफ कोर्ट में हो। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, पी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसकी जुरिडिक्शन ए कोर्ट को भी आती है, ठीक, इसकी जुरिडिक्शन बी कोर्ट को भी आती है और इसकी जुरिडिक्शन सी कोर्ट को भी आती है, ठीक है। प्रॉपर्टी इस जगह पर मौजूद है कि हमारे पास ए कोर्ट को भी इख्तियार है कि वो
उसमें फाइल हो सके ए कोर्ट में, और बी कोर्ट को भी ऐसा लग रहा है कि वो उसके अंदर आ रहा है, और सी कोर्ट के भी पास से इसकी जुडिक्शन जा रही है। तो फिर ऐसे में क्या होगा, थोड़ी सी बैरिटी में कर लेता हूँ। वेयर अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग अ कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट, द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुडिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सिचुएट। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी जुरिडिक्शन दो या दो से ज़्यादा कोर्टों में या एक से ज़्यादा कोर्टों में आ रही है, तो फिर हमारे पास सब कोर्ट को जुरिडिक्शन है कि उस सूट को में से इंस्टीट्यूशन वहाँ हो सके। तो फिर हमारे पास इन कोर्टों में से कोई भी एक कोर्ट में आप सूट फाइल कर सकते हैं। आप ए में कर सकते हैं, आप बी में कर सकते हैं, आप सी में भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन बता दी गई है, शर्त रखी गई है, प्रोविजंस कि दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। फॉर एग्जांपल, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी जुरिडिक्शन तीनों कोर्ट में आ रही है, मगर वो कहीं भी आप सूट फाइल कर सकते हैं, ए में करें, बी में करें या सी में करें, जहां आपकी दिल चाहे वहां सूट फाइल कर दें। मगर शर्त ये है कि जिस आप कोर्ट में फाइल कर रहे हैं उसकी जुरिडिक्शन मतलब उसकी कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कैसे कि पिक्यूनरी जुरिडिक्शन है, ठीक है, कि मीन्स उसकी जो वैल्यू है, जो प्रॉपर्टी है, उन सबको क्या करना है, उन सबको मिलाकर जो रिलीफ क्लेम कर रहे हैं वो रिलीफ उनकी जुरिडिक्शन को बना रहा हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 18 किस चीज़ के बारे में बात करता है? सेक्शन 18 बात करता है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन। हमारे पास 18 जो बात कर रहा है, सेक्शन 18 बात कर रहा है कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है वो अनसर्टेन है, ठीक है। सारी बात समझ में। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। अब सूट कहाँ पर फाइल हो? जहाँ पर जुरिडिक्शन अनसर्टेन हो, गैर यकीनन हो, हमें पता ना चले कि सूट हम कहाँ फाइल करें, ठीक है। इसकी आप मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल वेयर इट इज़ अलेज्ड टू बी अनसर्टेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ विच of two or more courts, any immovable property is situated, any one of those courts may, if satisfied that there is ground for the alleged uncertainty, record a statement. For example, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इस जगह पर मौजूद है, ठीक है, ये ए कोर्ट है, ये हमारे पास बी कोर्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास सी कोर्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर मौजूद है। अब ना ए कोर्ट को सर्टेनिटी मिल रही है कि हमारे पास जुरिडिक्शन है या नहीं है, और बी को भी सर्टेनिटी नहीं है और सी को भी नहीं है। पर मगर अब जहाँ पर कोई भी एक जगह पर आप सूट फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रॉपर्टी का सूट आप सी कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, मगर सी कोर्ट उसकी क्या करेगी, वो रीज़न सेटिस्फाइड होने के बाद उसके रीज़न हमारे पास लिखेगी कि हमारे पास है ये अनसर्टेनिटी थी, ठीक है, रिकॉर्ड करेगी एक छोटी सी स्टेटमेंट, उसके बाद वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। आ रही बात समझ में? अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। और इसके अंदर भी ये हमारे पास शर्त ज़रूरी है कि जो रिलीफ क्लेम कर रहे हैं वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे पास सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 हमारे पास क्या कहता है? सेक्शन 19 कहता है सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन आर मूवेबल्स। अब हमारे पास कुछ इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। सेक्शन 19 हमारे पास कंपनसेशन की बात करता है। किसकी? मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल। अब सेक्शन 19 के अंदर फॉर एग्जांपल कोई ए है जो कहाँ रहता है, हमारे पास कराची में रहता है, ठीक है, और बी
ए जो है वो कराची में रहता है और ए जो है बी को लाहौर में, ए जो है बी की लाहौर में पिटाई करता है, ठीक है। अब हमारे पास बी जो है कहाँ सूट फाइल करेगा, या तो लाहौर में जहाँ इसकी पिटाई हुई, या तो फिर कराची में जहाँ पर ये हमारे पास ए रहता है, जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है। आ रही बात समझ में, जहाँ तक बात क्लियर है। अब दूसरा एक मिसाल आप देख लें, इलस्ट्रेशन। ए रिजाइडिंग इन कराची पब्लिशेस इन कोयटा स्टेटमेंट डिफामेटरी ऑफ बी। अब ए जो है कराची में रहता है और ए ने लाहौर या कहीं और शहर में जाकर बी के खिलाफ कुछ ऐसी डिफामेटरी हमारे पास डॉक्यूमेंट पब्लिश किए हैं। अब हमारे पास बी के पास रेमेडी कहाँ है, बी के पास वहाँ रेमेडी है जहाँ पर वो डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ, वहाँ भी सूट फाइल कर सकता है, और वहाँ भी जहाँ पर ए रहता है। आ रही बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे पास सेक्शन 20 के अंदर। सेक्शन 20 हमारे पास बात करता है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड और काज ऑफ एक्शन अराइजेस। अदर सूट्स मीन्स जो भी अदर सूट्स हैं, जो भी कुछ और नेचर के सूट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास subject to the limitation aforesaid, every suit shall be instituted in a suit within the local limits of whose jurisdiction the defendant। हाँ, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मैटर है जहाँ पर डिफेंडेंट एक से ज़्यादा है, ए बी सी डी, ठीक है। अब हमारे पास कोई पार्टी है, फॉर एग्जांपल कोई अली है, अली को सूट फाइल करना है इन चारों के खिलाफ। अब कहाँ पर सूट फाइल करेगा, अली या तो ए में कर दे, या तो बी में कर दे, या तो वो सी में कर दे, या फिर डी में कर दे। कैसे, फॉर एग्जांपल ये ए है, ए रहता है कहाँ पर, कराची, बी रहता है लाहौर, सी रहता है सियालकोट, डी रहता है हमारे पास पेशावर। अब कहाँ पर हुआ, अली ने सूट फाइल हमारे पास कराची में भी कर सकता है, लाहौर में इसके खिलाफ कर सकता है, इसके खिलाफ सियालकोट में कर सकता है, इसके खिलाफ पेशावर में कर सकता है। मीन्स जो डिफेंडेंट जहाँ रहता है उसके खिलाफ वहीं सूट फाइल कर सकता है। द डिफेंडेंट आर ईच ऑफ डिफेंडेंट वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द सूट एक्चुअली आर वॉलंटरी रिजाइड्स आर कैरीज एंड बिजनेस आर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। ठीक है, कहाँ पर हो सकता है, या तो फिर डिफेंडेंट जहाँ पर रहता हो वॉलंटरली, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से रहता हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहीं रेंट पे रहता हो तो वहीं पे सूट फाइल कर सकते हैं, या तो फिर एक्चुअली मीन्स वो परमानेंट कहीं पर रह रहा है वहीं सूट फाइल कर सकते हैं, या तो फिर वो जहाँ पर काम कर रहा है, अपनी बिजनेस का लेन देन कर रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, वहाँ भी सूट आप फाइल कर सकते हैं। और नंबर बी में कहता है एनी ऑफ डिफेंडेंट्स वेयर देयर आर मोर देन वन at any time of commencement of suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, provided that in such case either the leave of the court is given or the defendants who do not reside or carry a business or personally works for gain as aforementioned acquiesce in such institution। उसके बाद सी हमारे पास आ जाता है, सी कहता है द काज ऑफ एक्शन होली और पार्ट अराइजिंग। ठीक है, काज ऑफ एक्शन क्या करता है, या तो फिर थोड़ा सा काज ऑफ एक्शन जहाँ पर अराइज हुआ हो, या तो फिर मुकम्मल तौर पर काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, वहाँ पर भी आप सूट फाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास इलस्ट्रेशन है जहाँ पर ए इज़ अ ट्रेडमैन इन लाहौर। अब ए हमारे पास क्या है, एक बिजनेसमैन है, कहाँ पर, लाहौर में। अब हमारे पास बी क्या है, बिजनेस कैरी करता है, कहाँ पर, हमारे पास कराची में। ठीक है, और ए क्या करते हैं, बी से गुड्स लेते हैं और बी को कहते हैं कि आप मेरी एड्रेस पर वो गुड्स अराइव्ड कर लें। ठीक है, वो हमारे पास गुड्स अराइव्ड कर लें आप। ठीक है, उसके बाद अब बी हमारे पास ए जो है उसके कहने पर, बी के कहने पर उस जगह पर वो पहुंचा देता है। फॉर एग्जांपल ए जो है लाहौर में रहता है और बी कराची में बिजनेस करता है। ठीक है, और इन्होंने कहाँ पर हमारे पास अराइव किए गुड्स, फॉर एग्जांपल लाहौर में अराइव किए। ठीक है, अब हमारे पास ए कहाँ पर इसकी प्राइस के लिए हमारे पास सूट फाइल कर सकता है, या तो फिर लाहौर में जहाँ इन्होंने गुड्स अराइव्ड किए, या तो फिर कराची में जहाँ वो बिजनेस चला रहा है।
आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। इसकी इलस्ट्रेशन बी भी है, जहाँ पर ए रिजाइड करता है मरी में और बी लाहौर में और सी कराची में। अब ए बी और सी बीइंग नाइदर एट भावलपुर, बी एंड सी मेक अ जॉइंट प्रोविजन नोट पेएबल ऑन डिमांड एंड डिलीवर इट टू ए। अब ए हमारे पास है 3 पार्टियां हैं, देख लें थोड़ा, ए बी सी और डी। अब ए बी रहता है कहाँ पर? कराची। सी रहता है कहाँ पर? लाहौर। डी रहता है कहाँ पर? हमारे पास पेशावर में। और ए रहता है हमारे पास कहाँ पर? फॉर एग्जांपल ये रहता है हैदराबाद में, ठीक है। अब बी और सी ने मिलकर कोई प्रोमिसरी नोट बनाया और वो ए को दे दिया। अब प्रोमिसरी नोट को हमारे पास एग्जीक्यूशन के लिए इसकी कहाँ सूट फाइल कर सकता है ये? या तो वो कराची में करे जहाँ बी रहता है, या तो फिर लाहौर में करे जहाँ पर सी रहता है। जहाँ दिल चाहे वहाँ वो सूट अपना फाइल कर सकता है, ठीक है। बट इन ईच ऑफ दीज केसेस इफ़ द नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट द सूट कैन नॉट प्रोसीड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। फॉर एग्जांपल, जहाँ पर अगर सूट कराची में फाइल कर दिया सी बी और सी के खिलाफ और सी ऑब्जेक्शन दे देता है तो फिर वो सूट प्रोसीड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास सूट फाइल जो हो गया लाहौर में हो गया सी और बी के खिलाफ। अब बी जो ऑब्जेक्शन कर रहा है लाहौर के अंदर कि यह सूट फाइल हमारे पास प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए, तो प्रोसीडिंग नहीं होगी जब तक उसके ऑब्जेक्शन को हमारे पास प्रोसीड्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम सेक्शन हमारे पास 47 पढ़ेंगे। हमारे पास लॉ गेट के अंदर आपको सिर्फ इसकी बेयर रीडिंग पढ़नी है। सिर्फ आपको टाइटल याद हो तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि हमारे पास किस टाइप का भी MCQ है। आप MCQ पर ना जाएं, आप इसकी जो हमारे पास बेयर रीडिंग है, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो आप पढ़ें। आप उसमें से कितने भी MCQ बना लें, ठीक है। कमीशन बैठकर कितने भी MCQ बना लें, आप थोड़ी सी स्टडी अच्छी सी कर लें बेयर हमारे पास एक्ट्स की, ठीक है। तो आपको किसी भी टाइप के MCQ की आपको परवाह नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ तक आप सेक्शन 15 से 20 तक आप पढ़ लें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इतना डीप में नहीं जाना, आपको सिर्फ इसकी बेयर रीडिंग करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।